Rajput from Rose Public School, Suryali. So, we are going to start with the chapter, the Constitution of India. So far we had studied about the constitutions. So today we are going to study about the key features of Constitution and about the preamble. Now first of all, what is preamble? As we are living in the democratic country, so as to the democratic setup, हर व्यक्ति का ये अधिकार होता है ये जानना कि हमारे देश की जो सरकार बनाई जा रही है, जो राजनीतिक तंत्र स्थापित किया जा रहा है, वो किस तरह से है, उसके लिए किस तरह के निर्देश और किस तरह का मार्गदर्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सभी जो हैं संविधान को पढ़ने को और उसको समझने, उसकी भाषा को समझने की समझ रखते हों. ठीक है, क्योंकि उसमें लीगल टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है. तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो लोगों की इस भावनाओं को समझते थे और उन्होंने इसीलिए, जैसे जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रीएम्बल की व्यवस्था की गई थी, तो उन्होंने वहीं से ये आइडिया लेते हुए उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रीएम्बल को ऐड किया. प्रीएम्बल मतलब ये एक फर्स्ट पेज कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके द्वारा इस चीज़ का पता चल जाता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो किस स्पिरिट, किस भावना को सामने रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, उसको लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया गया है. तो उसकी लिखने की जो भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक सीधे शब्दों में कह दीजिए जैसे आप एक नोटबुक बनाते हैं और नोटबुक से पहले आप फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज रखते हैं. आपने जनरली देखा होगा जब हम सरप्राइज आपकी नोटबुक्स चेक करते हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम आपका पूरा होमवर्क कि आपने चेक करवाया है या किया है या नहीं, ड्यूली साइन है पेरेंट्स, हम चेक करें. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम आपसे बोलते हैं कि इंडेक्स बना के रखिए, क्योंकि इंडेक्स के जरिए हमें पता चल जाता है. तो इसी तरह से प्रीएम्बल भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का सारांश है. तो प्रीएम्बल में उस एक पेज में कुछ शब्द ऐड किए गए हैं, जो शब्द जो हैं वो हमारे संविधान की जो एक स्पिरिट है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. जैसे हमारे प्रीएम्बल में ये लिखा गया है कि इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब ये सारे शब्द जो हैं ये अपने आप में ही हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारी संवैधानिक विचारधारा जो है उसको प्रकट कर देते हैं. जैसे सोवरेन, द वर्ड सोवरेन का मतलब क्या है? जब उन्होंने वर्ड सोवरेन यूज किया इसका मतलब हुआ कि हमारा देश अपने खुद के फैसले, चाहे वो बाहरी दुनिया से संबंधित हों, जहाँ देश के भीतर की समस्याओं से संबंधित हों, किसी भी तरह के अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को संयोजित करने के उद्देश्य से हमारा देश सक्षम है अपने फैसले खुद लेने में. तो दैट इज सोवरेन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोवरेन, कि हम अपने फैसले हमारे जो भी प्रणाली है वो उसको फैसले खुद लेंगे. देन सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स हम एक समानता, समाज का जो भी वर्ग है उसमें कि बिना किसी भेदभाव के सभी को, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो उसकी किसी भी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की, पढ़ने की, कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं भी आ जा सकता है बिना किसी. तो सोशलिस्ट मीन्स समानता का आधार. देन कम्स योर सेक्युलर. सेक्युलर वर्ड का मतलब है धर्म. हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उन सभी को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं. हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है. ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट डू नॉट हैव इट्स ओन नेशनल रिलीजन. ठीक है, वो सेकुलर है, मतलब वो सभी धर्मों का सम्मान करती है. दैट इज सेकुलर. ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक. हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुसार चुनी जाती है
और उसी के अकॉर्डिंग टू काम करते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र मीन्स हमारे देश का अपना खुद का संविधान है, वो उन संविधान के निर्देशानुसार कार्य करता है, सो दैट इज रिपब्लिक। सो तो प्रियम्बल के इन शब्दों के आधार पर ही, उसकी भाषा के आधार पर ही हम लोग, एक आम आदमी जो है वो भी ये बहुत आसानी से समझ लेता है कि संविधान जो लिखा गया है वो किस भावना और किन विचारों की को व्यक्त करता है, और किन दिशा निर्देश जो भी उसमें बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। इज दैट क्लियर? हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मेरी बात आप बार बार सुन लीजिए और इसको थोड़ा सा पढ़िए, रीडिंग करिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वेल, नाउ कम टू द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर जो है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो है वो रिटन है, और हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, ठीक है। इट इज द वर्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्तार पूर्वक लिखा गया ये संविधान है, ठीक है। इसमें एट प्रेजेंट जो है 444 आर्टिकल्स हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसमें 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं इसमें एडेड। सो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वर्किएस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देन द सेकंड फीचर इज इट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। जब यहाँ पे बात हो रही है रिजिड एज वेल फ्लेक्सिबल की, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हमारे संविधान के अनुसार यदि किसी भी कानून में कोई अमेंडमेंट करना हो तो अक्सर वो मतलब छोटे अमेंडमेंट्स जो हैं या कोई भी छोटा सा बदलाव जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ इस तरह से होता है, बड़ी आसानी से सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ दायरे ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली 2/3 मेजोरिटी ज़रूरी होती है, ठीक है। जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तब तक वो अमेंड नहीं होगा, वो अमेंडमेंट नहीं होगा, वो बदलाव नहीं माना जाएगा। किसी कानून में करना है, किसी रूल में करना है, तो जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तब तक वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिनमें ये 2/3 मेजोरिटी के अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका भी अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, तो मतलब ये अगर रिजिड है, हमारा संविधान सख्त है, कुछ प्रोविजन इसके बहुत ही सख्त हैं, लेकिन कुछ प्रोविजन बड़े नॉर्मल हैं, ठीक है। मतलब कुछ बातें हैं जो हाँ समय के साथ बहुत जल्दी उतना अफेक्ट नहीं होता है और उनमें बदलाव भी ज़रूरी होता है, वो सिंपल मेजोरिटी से उनको बदलाव में लाया जाता है। तो ये जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का, ये हमारे आर्टिकल 368 में दिया गया है। गॉट इट? तो ये याद रखना, ठीक है। देन थर्ड फीचर्स इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो फेडरल स्ट्रक्चर है। और हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे देश में जो 3 डिविजन्स में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमारा देश, हमारी कंट्री जो है, दैट हैज़ a 3-tier system, a 3 levels of governments are there, ठीक है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर, ये जो व्यवस्था होती है इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें दोनों फीचर्स हैं, उसमें फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। आप ये टर्म याद रखिए अभी, यूनिटरी फीचर। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आप कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो जाइए। तो बड़ी क्लासेस में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ फेडरल फीचर एंड समहाउ यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो इसलिए इनका मिक्सचर है। गॉट इट? तो ये हमारा फेडरलिज्म आ गया। देन द नेक्स्ट वन इज
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी रूल फॉर्मेशन सब करती है। तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी रूल पास किया जाता है, रेगुलेशन पास किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से पास होती है। ठीक है, मतलब कोई भी रूल है, कोई भी लॉ है, वो तभी वो एग्जिस्ट होगा जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, लेकिन जो रियल पावर है, जो रियल पावर और फंक्शंस हैं, दैट इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जो भी उसको एडमिनिस्ट्रेशंस, जो पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द whatever the things were rolling over by the government, they had to take a responsibility of that. देश में कोई भी डिसीजंस लेना है, किसी भी बात को लेकर, कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई रेगुलेशंस हैं, कोई पॉलिसीज हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी जो है, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही लेनी पड़ती है। इन केस अगर वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के उन्हें उतारा भी जा सकता है। सो दिस प्रोविजन इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Then next is your division of power. Division of powers in our as per the constitution, ठीक है, the power is divided in three organs: legislature, executive and judiciary. ठीक है, both these organ, all these organs have a different work to perform. इन सब के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं करने के लिए। इनकी पावर संविधान के द्वारा अलग अलग तरीके से वर्गीकृत की गई है। लेजिस्लेचर्स मीन्स उनका काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव्स उनका काम है वो जो कानून बने हुए हैं उनको, जो पॉलिसीज बनी हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाना, और जुडिशरी उसका काम है कि क्या सभी ऑर्गन्स जो हैं दे आर वेदर दे आर वर्किंग एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ दे वर वर्क। और ये तीनों ऑर्गन्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसीजर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो द गेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सो देन नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे संविधान में एक जो मुख्य विशेषता, जो एक बहुत ही आम व्यक्ति के लिए जो जानने के योग्य है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करता है उसे एट प्रेजेंट 7 मौलिक अधिकार हो गए हैं। राइट टू प्राइवेसी भी ऐड हो गया है। तो एट प्रेजेंट जो है तो उसको 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी शैक्षणिक, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज के प्रचार प्रसार का अधिकार है, वो कहीं से भी स्वच्छता से आ जा सकता है। ठीक है, वो और इन केस अगर उसके अधिकारों का, अगर कोई सरकारी तंत्र उसके अधिकारों का वायलेशन करने की कोशिश करता है, इन दैट केस वो व्यक्ति डायरेक्टली देश के सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्ट उसे अप्रोच कर सकता है। ठीक है, उसे लोअर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अगर उसको, वो अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा सुरक्षा के लिए डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सो ऐसे जो प्रोविजंस हैं, ये सब जो प्रोविजंस हैं ये हमारी व्यवस्था में, हमारे संविधान में हमारे लिए दिए गए हैं। देन द नेक्स्ट इज योर सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मैंने जैसे बताया था, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बहुत बहुमूल्य फीचर, कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं को समाज जो है
अपना के चलता है, ठीक है। तो इसीलिए सामाजिक रूप में, समाज में किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर भेदभाव ना पैदा हो, इसलिए हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है और सभी धर्मों के लोग जो हैं वो अपने धर्म के अनुसार जो हैं पूजा अर्चना और अपने उसको लेके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप इसे बार बार सुन भी सकते हैं और आप अपना ये जो कंटेंट है इसको आप चैप्टर में पढ़िए भी, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।